हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन। बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम की चैप्टर वाइज श्रृंखला चल रही है। अगर चैप्टर वाइज श्रृंखला की बात करें तो ये 21 वाला चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे क्या देखेंगे, वस्त्र निर्माण तथा परिसज्जा से रिलेटेड है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात की जाए कि किस टाइप की यूथ कंपटीशन टाइम श्रृंखला है, तो ये चैप्टर वाइज है जिसमें 80 सीट्स हैं। अगर बात की जाए तो अब तक के जितने भी सॉल्व पेपर हैं होम साइंस के, वो सभी हैं अदर स्टेट एंड यूपी, और इसमें जीआईसी एलटी यानी जितने भी होम साइंस के पेपर कनेक्ट हो यहाँ पे जितने भी पेपर कराए जाते हैं उन सब का यहाँ पे आपको वो पेपर मिलते हैं जो कराए जा चुके हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर आप किसी भी क्षेत्र में होम साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो चाहे वो बिहार हो, चाहे एमपी हो, या फिर आपका क्या हो, अभी जो आया है नोटिफिकेशन हरियाणा, कहीं का भी कोई एग्जाम हो, अगर आप टीजीटी पीजीटी देते हैं या यूजीसी नेट देते हैं तो ये आपके लिए श्रृंखला कंपलसरी हो जाती है। क्योंकि हमें तैयारी के लिए कभी कभी ऐसी किताबें पढ़नी पड़ती हैं जो रामबाण होती हैं, यानी तैयारी यानी जीत के लिए वो आवश्यक होती हैं। तो उन्हीं में से एक किताब आप यूथ कंपटीशन टाइम की होम साइंस की चैप्टर वाइज श्रृंखला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चनों को रखा गया है जो PYQ है। चलिए तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमने सब यूनिट कवर की थी, बी तक कल कंप्लीट कर ली है। आज हमारी सी यूनिट है जो कह रही है कि वस्त्रों की परिसज्जा ये किससे जुड़ी है, तो वस्त्र किस तरह से परिसज्जित होते हैं, किस तरह से वस्त्रों को सजाया जाता है, उससे रिलेटेड है। अगर यहाँ पहले क्वेश्चन की बात करें, यानी क्वेश्चन नंबर है 179, अगर इसकी बात करें तो ये कह रहा है परिधानों में राफल्ड कॉलर प्राय किस आकार के गले में लगाए जाते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है। तो यह गोलाकार जो गोलाकार कॉलर बनाए जाते हैं उनमें लगाया जाता है। गोलाकार कॉलर परिधानों में राफल्ड कॉलर प्राय गोलाकार गले में लगाए जाते हैं। तात विकल्प डी सही है। मर्सराइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की तो इसमें कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो कास्टिक सोडा मर्सराइजिंग प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है। जीआईसी में हुआ है, डाइट में हुआ है और यूपी टीजीटी में हुआ है। चलिए मर्सराइजिंग की बात कर लेते हैं। तो इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह को सुंदर, कोमल और चिकना, चमकदार एवं कांति युक्त बनाया जाता है। अधिकतर यह परिसज्जा सूती धागों एवं वस्त्रों पर की जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया का आविष्कार 1844 ईस्वी में इंग्लैंड निवासी जॉन मार्सन ने किया था। इन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम मर्सराइजिंग रखा गया। लिनन के वस्त्रों पर भी यह परिसज्जा सफलतापूर्वक दी जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया में धागों को मर्सराइज करने के लिए पहले इसे कास्टिक सोडे और ठंडे घोल में डाला जाता है, जिससे इसकी ऐंठन कम हो जाती है, धागे की चमक बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े की यहाँ पे मोयरिंग यानी उभार परिसज्जा बनाई जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे गर्म रोलरों के द्वारा कपड़े की जो उभार देखा है आपने, देखा है कोई कोई कपड़ा होता है उस पर जो डिजाइन होती है वो उभरी हुई होती है। अगर हाथ लगाएंगे यानी उसको हाथों से स्पर्श करेंगे तो वो खुद में खुद ऊपर ऐसे उभरा नजर आता है। तो वो किसके कारण होता है, गर्म रोलरों के कारण, क्योंकि उस पर गर्म रोलर बिछा दिए जाते हैं डिजाइन वाले, तो उनसे क्या है वो चीज़ें उभार ले आती हैं। जो जो डिजाइन होती है, जो पैटर्न होता है वो उभार ले आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज आपको सारी PDF मिल जाएंगी, यानी कौन कौन सी PDF हैं, यानी अगर बात की जाए कि कौन सी PDF, तो फर्स्ट पेपर की यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है PYQ में। ठीक है, यूनिट 2 यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। MCQ टाइप क्वेश्चनों की मदान की विद आंसर आपको मिल जाएगी। और बात की जाए इसकी तो यूथ कंपटीशन टाइम होम साइंस की चैप्टर वाइज श्रृंखला की करीबन कितना, तो करीबन 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। इसमें कुल चैप्टर कितने हैं तो याद रखिएगा 50, इसमें कुल चैप्टर 54 हैं। 54 को हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। और मदान का जो है अब हम क्या करेंगे, थंबनेल में यूनिट वाइज डाल देंगे। वैसे तो मदान का क्या है, नीचे जो नाम पढ़े हैं उनमें यूनिटें पढ़ी हैं, पर आपको आंसर के साथ PDF पूरी एक उसमें मिला करेगी। पूरी PDF एक यूनिट की हुआ करेगी, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आज आपको सारी यूनिटें मिल जाएंगी। 2 जो कंप्लीट हो चुकी हैं, भाई जो कंप्लीट हो चुका है वो सब मिल जाएगा।
अगर शॉर्ट में बात करें तो जो कंप्लीट हो चुके हैं वो सब मिल जाएगा आज आपको, आज लोड कर दिया जाएगा रात तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पतला पारदर्शी कड़ा सूती कपड़ा जो पोशाक, गले के अलंकरण तथा झालर बनाने में प्रयुक्त होता है तो क्या कहते हैं? आर्गेंडी कहते हैं, याद रखिएगा। आर्गेंडी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसमें प्रयोग हो रहा है? ये पोशाक, गले के अलंकरण और झालर बनाने में प्रयुक्त होता है। आर्गेंडी का कपड़ा एक आता है जिससे हम फूल पत्ती भी बनाते हैं, यानी डेकोरेशन के काम आता है। आर्गेंडी फैब्रिक एक सादा बुना हुआ सूती कपड़ा है जो कम्बोर्ड, स्पून, कॉटन, यार्न से बना होता है जो इसे चिकना और महीन बनाता है, साथ कुरकुरा और हल्का और अर्ध पारदर्शी बनाता है। बिल्कुल सेम, अगर आपने आर्गेंडी का कपड़ा देखा होगा तो बिल्कुल यही सेम विशेषताएं होती हैं, क्योंकि हम जब बचपन में क्या करते थे, आर्गेंडी के कपड़े को लाते थे मार्केट से और उसके फूल बनाते थे, फ्लावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से डाई लेता है। इसका उपयोग फ्लैट कॉलर और पतले कपड़े को और यहाँ पे है इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। कलंडरिंग को शामिल किया जाता है, तो यहाँ पे आधारीय परिसज्जा में कलंडरिंग को शामिल किया जाता है। ठीक है, आधारीय परिसज्जा में क्या करते हैं? कैलेंडरिंग को शामिल करते हैं। कैलेंडरिंग को आधारीय परिसज्जा में शामिल किया जाता है। कैलेंडरिंग कपड़ा परिष्करण प्रक्रिया सुचारू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोट या एक समान पतले वस्त्रों के साथ कपड़े को उच्च तापमान और दबाव पर कैलेंडर यहाँ पर रोलर्स के बीच पारित किया जाता है। फिर कपड़े को रोलर्स के माध्यम से चलाया जाता है, तो जो सतह को पॉलिश करते हैं और कपड़ों को चिकना करते हैं। एल, यहाँ पे एल स्क्वायर प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग के लिए एल स्क्वायर प्रयुक्त होता है, इसके लिए ड्राफ्टिंग के लिए प्रयुक्त होता है। जब जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यहाँ पर नेक्स्ट कहते हैं यह विशिष्ट परिसज्जा प्राकृतिक तंतुओं में चमक एवं मजबूती के लिए की जाती है। तो कौन सी विशिष्ट परिसज्जा है जो इसके लिए की जाती है? तो मर्सराइजिंग क्या है? विशिष्ट परिसज्जा है जो किसके लिए की जाती है? यहाँ पर चमक एवं मजबूती के लिए की जाती है। रुई के सूतों या वस्त्रों को जब यहाँ पे है धाक सोडा यानी कास्टिक सोडे के साथ अपचारित किया जाता है तब इनमें चमक आ जाती है। ऐसे सूतों या वस्त्रों को यहाँ पर मर्सरीकृत ये सूत या वस्त्र कहते हैं। मर्सरीकृत होने की प्रक्रिया को मर्सराइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चुन्नट, तह या नमूना डॉट डॉट में केंद्र बिंदु से चमकता है, तो यहाँ पे अर्धव्यासीय संतुलन। ठीक है, अर्धव्यासीय संतुलन। चुन्नट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा फ्लैट्स। ये तय या नमूना अर्धव्यासीय संतुलन यहाँ पे है रेडियल वैलेंस में केंद्र बिंदु में चमकता है। प्रधान में वस्त्र के अधिकांश सोल दबाने के लिए आवश्यकता अनुसार प्लेट, आपने देखा होगा चुन्नटें डाल देते हैं जब आपने देखा होगा लहंगा जो बनाया जाता है उसमें कितनी सारी प्लेटें होती हैं। तो प्लेटें लुक अच्छा करती हैं, दूसरा अगर उसकी चौड़ाई अधिक है तो उन प्लेटों के माध्यम से उसकी चौड़ाई को कम किया जा सकता है। कोई भी परिधान हो, अगर आपका ऊपर का है शर्ट वगैरह है तो भी हम प्लेटें डाल के, ब्लाउज में भी प्लेटें डाल के उसकी चौड़ाई को कम कर देते हैं। तो प्लेटों के बहुत सारे उपयोग हैं। ठीक है, डार्ट से सीधे कपड़े पर तिरछी दबाकर शरीर के आकार के अनुरूप बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशों को छोरों यानी किनारों को जलाकर कपड़ों की सतह को चिकना करना कहलाता है, तो यह कहलाता है सीजिंग। हम क्या करते हैं, जो सुने से इस तरह से निकलते हैं किनारों को, उनको जलाकर और उनको सतह को क्या कर देते हैं, चिकना कर देते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सीजिंग कहलाएगी, याद रखिएगा। या फिर सीजर से उड़ा देना भी, हम इस तरह से भी रेसे हटा देते हैं। हॉलैंड, सैंडर एवं लैंगफोर्ड के अनुसार मुक्त बाहर निकले हुए तंतुओं के सिरों को वस्त्र की सतह से जलाने की क्रिया सीजिंग कहलाती है। इन्होंने अकॉर्डिंग बताया है किसके? हेलन के, सैंडर के और लैंगफोर्ड के। ठीक है, तो ये सीजिंग कहलाती है। तो वस्तु में चिकनी सतह की आवश्यकता होती है, तो सीजिंग प्रथम आवश्यक तैयारी की परिसज्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनाइजिंग है, तो कार्बोनाइजिंग क्या है? फिनिशिंग प्रोसेस है।
ठीक है, ये क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस है कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग फिनिशिंग प्रक्रिया यानी प्रोसेस है। कार्बोनाइजिंग में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है, इसे ही कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। इससे सभी प्रकार की अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं तथा रेसे स्वच्छ और हल्के हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकता है? तो यह है टनल फिशर। इसके द्वारा क्या होता है, सैकड़ों कपड़े समाप्त किए जाते हैं, इसी तो इसका नाम है टनल। यानी टन में ये क्या करता है, कपड़ों को तैयार कर देता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, चलिए। इसके टनल फिशर एक एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर देता है, यह सीधन रोधी होता है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, कैलेंडरिंग है, सिंक्रोनाइजिंग है और मोयरिंग है। ये तीनों के तीनों क्या है, परिसज्जाएं हैं। बट कौन सी है, सिलवट रोधी परिसज्जा नहीं है। ये कोई परिसज्जा नहीं है, याद रखेंगे। रासायनिक परिसज्जा नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, रासायनिक या यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। तो ऐसा वस्त्र हम कब तैयार करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी बिना सिकुड़न वाला। तो ये हो जाएगा सल्फ्यूराइजिंग के द्वारा बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। जितने भी आज PDF कंप्लीट हो चुकी हैं वो सब आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। तो रात तक मिलेंगी, इसलिए परेशान मत होइएगा। ग्लेजिंग दी जाती है तो कब दी जाती है? स्टार्च से। ग्लेजिंग कब दी जाती है? तो याद रखेंगे, गोंद और स्टार्च से दी जाती है। तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके वस्त्र में चमक लाई जाती है। उन्हीं वस्त्रों की परिसज्जा में यहाँ पे है खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, साइजिंग कहते हैं। उन्हीं वस्तुओं की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को साइजिंग कहते हैं। इसके माध्यम से ऊनी धागों को खींचकर यथास्थान व्यवस्थित किया जाता है, जिससे वस्त्रों को सही ढंग से बुनाया या बनाया जा सके। निम्न में से कौन यांत्रिक परिसज्जा है? तो यांत्रिक परिसज्जा की बात हो रही है। तो यहाँ पे यांत्रिक परिसज्जा क्या है? तो यहाँ पे जो दे रखे हैं उन्हें देख लेते हैं। तो परिसज्जा है यहाँ पे बांटी जा रही हैं, विशिष्ट और आधारभूत। मर्सराइजिंग यहाँ पे है, देखिए मर्सराइजिंग तो यांत्रिक यानी यंत्र से दी जाने वाली परिसज्जाएं। तो यहाँ पे आधारभूत जो होती हैं वो शुद्धिकरण, विरंजक और टेडरिंग और कैलेंडरिंग होती है, ठीक है, याद रखिएगा। बेसिक जो होती हैं वो शुद्धिकरण होता है, विरंजक होता है, टेडरिंग होता है, कैलेंडरिंग होता है। और विशिष्ट जो होती है वो मर्सराइजिंग, सिकुड़न प्रतिरोधकता, जल अवैधता और रंगाई और छपाई होती है। तो यहाँ पे जो रहेगा कि क्या है, तो वस्त्र निर्माण के पश्चात उनके रूप में परिवर्तन लाने के लिए जो अंतिम प्रक्रिया की जाती है उन्हें परिसज्जा यानी फिनिशिंग कहा जाता है। परिसज्जा को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, आधारभूत यानी बेसिक और विशिष्ट यानी यहाँ पे है स्पेसिकल। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पे पूछा जा रहा है यांत्रिक परिसज्जा कौन सी है? तो यहाँ पे जो मेबी आंसर रहेगा वो रहेगा मर्सराइजिंग, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो मर्सराइजिंग हो जाएगा, क्योंकि टेडरिंग भी है इसमें, देखिए। और टेडरिंग के बाद दो आंसर है, तो इसलिए आप कोई भी आंसर लगाएंगे राइट जाएगा, यानी इसका कॉमन नंबर गया होगा 2005 में। कब आया है ये? तो PGT 2005 में आया है। तो PGT यानी UP की, तो मे भी यहाँ पे 1-2 नंबर इस तरह से बन जाते हैं। बिना परिसज्जा के तो कपड़ा मतलब बिना परिसज्जा के कपड़ा अनाकर्षण लगता है, जिस तरह बिना मेकअप के आप लोग लगते हैं उसी तरह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किन घटकों पर सिलवट यानी क्रिस पड़ना निर्भर करता है? तो यहाँ पे कौन कौन से घटक हैं जिन पर इस तरह से यानी सिलवट पड़ना और या क्रिस पड़ना क्या लगता है यहाँ पे निर्भर करता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वो घटक कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाएगी कि वो घटक कौन सा होगा, तो पहला होगा अभिविन्यास की कोटि, और दूसरा जो नेक्स्ट घटक होगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्रिस्टलीयता या स्फटिकता की कोट, और तीसरा जो रहेगा तनाव की मात्रा। तो ये सारे डिपेंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सूची 1 की बात करें तो श्रिंकेज कंट्रोल होता है, ड्यूरेबल फ्रेश है, सोशल रिलीज है, वाटर रिप्लेंट है और आत्म सामर्थ्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होंगे उन्हें देख लेते हैं। अगर श्रिंकेज कंट्रोल की बात की जाए तो ये हो जाएगा स्टेबलाइजेशन है। अगर ड्यूरेबल प्रेस की बात की जाए तो सेफ डिटेंशन है। और यहाँ पे सोयल रिलीज की बात की जाए तो अपीयरेंस रिटेंशन है। और वाटर रिप्लेंट की बात की जाए तो कंफर्ट है। तो यहाँ पे जो इस तरह से अगर हम देखें पूरा ओवरऑल तो ये हमारा मैचिंग रहेगा। वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की प्रसज्जन न की जाए वे कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि वो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ग्रे गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, तो ग्रे गुड्स कहलाते हैं। वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की प्रसज्जन न की जाए वे ग्रे गुड्स कहलाते हैं। करघे से उतारा हुआ वस्त्र आकर्षण रहित होता है, उससे आकर्षण बनाने के लिए स्क्वायरिंग यानी संदर्भ और विरंजक, रंजक और मुद्रण तथा अन्य क्रियाएं की जाती हैं। परसज्जा का उद्देश्य है आकर्षक बनाना। ठीक है, परसज्जा का उद्देश्य क्या है, आकर्षक बनाना। वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है। तो जब हम वस्त्रों को चिकना करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कलरिंग कहलाएगा। वस्त्रों को चिकना करना कलरिंग कहलाता है। यह एक यांत्रिक परिसज्जा है। किसी वस्तु पर यह परिसज्जा सबसे बाद में की जाती है। सैद्धांतिक रूप से कलरिंग वस्तु को इस्त्री करने के समान है। कपड़े की सतह पर जो तंतुओं को छोड़ उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को कहते हैं तो सीजिंग कहते हैं, यानी झुलसाना कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो सीजिंग कहते हैं, यानी झुलसाना कहते हैं। कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को सीजिंग या झुलसाना कहते हैं। यह परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतही संरचना के दोषों को दूर किया जाता है अथवा छिपाया जाता है, जिससे इससे वस्त्र में नवीनता, ताजगी एवं कड़ापन लाया जाता है। परंतु यह परिसज्जा अस्थायी होती है और 2 या 4 धुलाई के पश्चात ही समाप्त हो जाती है। यहाँ पे बड़े स्तर पर कपड़ों को प्रेस यानी दबाव डालना करना कहलाता है। तो यहाँ पे कलरिंग कहलाता है, बड़े स्तर पर दबाव डालना या प्रेस करना। बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करना या दबाव डालना कलरिंग कहलाता है। कलरिंग प्रक्रिया इस्त्री करने का ही व्यापक रूप है। स्तरीय प्रक्रिया में एक छोटी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। गर्म इस्त्री के दबाव से वस्त्र चिकना, कोमल तथा चमकदार हो जाता है। कलरिंग प्रक्रिया में वस्तु को स्टील के भारी रोलरों के बीच से होकर गुजारा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉट डॉट शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है, तो होता है वेटिंग। यहाँ पे ऊन और रेशम याद रखिएगा, उसकी भराई के लिए कौन प्रयुक्त होता है, भराई यानी इस तरह से भर देना, कॉलमों को भरते हैं इसी तरह से, वो वेटिंग होता है, याद रखेंगे। पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि है तो वो है सपाट पैटर्न बनाना। इसी से हम जल्दी पैटर्न बना सकते हैं या फिर कहें बहुत जल्दी पैटर्न बनता है। सपाट विधि वस्त्र का यहाँ पे अगला तथा पिछला भाग, कॉलर, कप यानी चौड़ी पट्टी, कलाई, आस्तीन, जेम, कॉलर पट्टी, बटन पट्टी और पैटर्न, तो ये सभी क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि सपाट पैटर्न बनाना है। पैटर्न से तात्पर्य कागज के उस टुकड़े से है जिसे सीधे कपड़े पर कपड़ा काटने और उससे वस्त्र सिलने से संबंधित सारी जानकारी दर्ज होती हैं। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये सभी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये PDF भी कंप्लीट होती है वैसे ही आपको देन मिल जाएगी। रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है, तो यहाँ पे है वेटिंग। अभी हमने देखा था रेशम और ऊन दोनों की कपड़ों पर एक विशेष परिसज्जा यानी वेटिंग यूज़ की जाती है। कब की जाती है, तो यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट में था क्वेश्चन, वो क्या था, यहाँ पे क्या था, भराव बनाने। ठीक है, यहाँ पे क्या था, रेशम और उसके कपड़ों पर यानी रेशम और ऊन पर भराई के लिए तो भी वेटिंग था, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर पूछा जा रहा विशेष परिसज्जा तो भी वेटिंग है।
क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में बने, आपसे बस गलत नहीं जाना चाहिए। बेटिंग परसज्जा सिल्क के रेशे प्राकृतिक रूप से अत्यंत ही हल्के होते हैं, अतः उन्हें वजनी बनाना आवश्यक होता है। इसलिए ऊन और रेशम पर ये दोनों ही प्रोटीन रेशा है, इसीलिए इन पर ये विशेष परसज्जा की जाती है। इसीलिए धात्विक लवणों का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत छोटे छोटे ऊनी रेशों से बने वस्त्रों पर भी वजन बढ़ाने की परसज्जा दी जाती है। यहाँ पे है कोरोनाइजिंग परसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है, तो वह है ग्लास रेशे पर। ग्लास रेशे पर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फाइबर ग्लास शीशे से बनने वाला एक ऐसा अद्भुत एवं आश्चर्यजनक रेशा है जिसकी गुण व विशेषताएं कांच की विशेषताओं से ठीक विपरीत है। कांच छूने पर चिकने परंतु न मुड़ने वाले दृढ़ एवं कड़े होते हैं, जो झुकाने पर झुकते नहीं बल्कि अत्यधिक दबाव से टूट जाते हैं। कंधे पर से उतरने के उपरांत कपड़े को कोई गीली या सूखी परसज्जा ना दी गई हो उसे कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं ग्रे गुड्स। उसको किसी भी प्रकार की हमने कोई परसज्जा ना दी, सीधे और सीधे कपड़े को क्या करें, कंधे से उतार लिया, तो इसलिए वो कपड़ा कैसा कहलाएगा, ग्रे गुड्स कहलाएगा। बुनाई के दौरान उन वस्त्रों में ऑयल, ग्रीज आदि के दाग धब्बे लग जाते हैं। वस्त्र गंदे, टेढ़े मेढ़ी सघन बुनाई से युक्त वस्त्रों में चमड़े के समान कड़े दिखते हैं। अतः तैयार वस्त्र ग्रे गुड पर कुछ आवश्यक एवं विशेष प्रकार की परिष्कृतियां एवं परसज्जाएं देकर वस्त्र के रूप रंग में निखार लाया जा सकता है। तैयार वस्त्र को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ग्रे गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, इस विशेष कैलेंडर विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती हैं, तो कैसे है, तो उभरी हुई तो ये है रगड़ यानी कैडरिंग कहलाती हैं। जब सतह नहीं बनती हैं, फ्रिक्शन यानी रगड़ कैडरिंग कहलाती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, बी है। यहाँ पर कैलेंडरिंग प्रक्रिया इस्त्री करने का ही व्यापक रूप है। इस्त्री प्रक्रिया में एक छोटी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया में वस्तु को स्टील के भारी रोलरों के बीच से होकर गुजारा जाता है। ये रोलर्स क्या करते हैं, गर्म होते हैं, और गर्म रोलरों के बीच से जब वस्त्रों को गुजारा जाता है तो वे दबकर चिकने, चपटे, चमकदार एवं कोमल हो जाते हैं। कैलेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा 1 मिनट में 140 मीटर कपड़ा चिकना किया जा सकता है। भाई 1 मिनट में कितना है, 140 मीटर कपड़ा क्या है, चिकना किया जा सकता है। किससे, कैलेंडरिंग विधि से। रेशम के कपड़ों पर किस कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है, तो वो है वेटिंग। ठीक है, वेटिंग को दिया जाता है। रेशम के कपड़ों पर वेटिंग जो है उसको दिया जाता है, वेटिंग फिनिशिंग को दिया जाता है। वेटिंग परसज्जा रेशमी वस्तुओं पर की जाती है। रेशमी वस्तुओं पर धात्विक लवण सटाकर एक परसज्जा दी जाती है। वेटिंग परसज्जा से रेशमी वस्तुओं का वजन बढ़ा दिया जाता है या बढ़ जाता है। क्रैपिंग है, तो क्रैपिंग क्या है, परसज्जा है। क्रैपिंग एक उपयोगी वस्त्र परसज्जा है। या परसज्जा 2 विधियों से की जाती है, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि। यहाँ पे रासायनिक विधि, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि द्वारा क्रैपिंग की परसज्जा मशीन द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे रंगाई एवं छपाई की। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या करेंगे, रंगाई एवं छपाई की। अवक्रियाशील रंजक रेशे के साथ निम्नलिखित बंध बनाते हैं, तो ये कौन से बंध बनाते हैं, तो यहाँ पे है सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कैसे बंध बनाते हैं, तो याद रखिएगा सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अभिक्रियाशील रंजक ऐसे रंजक रेशे के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कोवेलेंट बंध बनाते हैं। प्रतिक्रियाशील रंगों के अणुओं में प्रतिक्रियाशील समूह होते हैं जो सेलुलोज, हाइड्रोक्सिल समूह और प्रोटीन फाइबर में अमीनो समूह के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। प्रतिक्रियाशील रंगों में चमकीले रंग, अच्छे स्तर की रंगाई, सरल रंगाई विधि, उच्च डाई और पूर्ण यहाँ पे है क्रोमेटोग्राम और कम लागत की विशेषताएं होती हैं। यह मुख्य रूप से कपास, रेलन, चिपचिपा और रेशम, ऊन और अन्य फाइबर और उनके मिश्रित कपड़े रंगाई के लिए उपयोग किया जाता है। सहज संयोजक बंध तब बनता है जब परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का बराबर हिस्सा होता है। यहाँ पे क्या है, सूची 1 है और सूची 2 है, और इन्हें क्या करना है, आपस में सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सुमेलन बनेगा। तो अगर बात की जाएगी यहाँ पे
करघा, तो करघा क्या है, हार्नेस करघे में ही का पार्ट है। अगर ताना की बात की जाए तो ताना क्या है, ताना के साथ हमेशा बाना रहेगा, नहीं तो ताने का भी रोल खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्रीन की बात की जाए तो स्क्रीन की क्या छपाई है, आपने छोटे प्रारूप में देखा होगा स्क्रीनिंग छपाई। तो इसमें क्या है, जैसे मैं कोई फूल पत्ती बना दूँ, एक ये फ्रेम है और इसको हम कपड़े पे रखते हैं और यहाँ पे हम इस पर कलर करते हैं, तो वो जो फूल पत्ती बनी है उसने ही एरिया में मतलब कपड़े पे कलर लगता है, बाद बाकी ये एरिया ऐसा होता है कि यहाँ से कलर बाहर ना जाए, तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग छपाई। अगर पटोला की बात की जाए तो पटोला क्या है, टाई एंड डाई का ही एक टाइप है पटोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। करघा, अगर करघा की बात करें तो हार्नेस करघे का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। यह करघे में लगा एक फ्रेम होता है। बुनाई क्रिया के दौरान यह ताने के धागे को ऊपर नीचे करने की क्रिया में को नियंत्रण करता। अगर हार्नेस नहीं होगा तो ताने के धागे ऊपर नीचे नहीं होंगे। ताना और बाना, बुनाई कला में दो धागों का प्रयोग होता है। लंबवत धागा, ये यहाँ पे है लेंथ वाइज यान या ताने का धागा, वार्प यान, और अनुप्रस्थ धागा यानी क्रॉस वाइज यान या बाने का धागा, विफ्ट यान। ठीक है, वो ये था ताने का धागा और बाने का धागा, यानी यहाँ पे याद रखना वार्प यान और विफ्ट यान दो ही होते हैं। यानी यहाँ पे हो गया जो तनता है वो ताना हो गया, इस तरह से तान दूँ मैं और इधर बीम लगा दूँ, और उसके बाद जो पुरोया जाता है, जो पुरोया जाता है कपड़े के अंदर, वो बाना हो गया। स्क्रीन की बात करें, स्क्रीन छपाई, इस विधि द्वारा वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार किया जाता है। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का लकड़ी का फ्रेम किया जाता है। इसी लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है। ठीक है, बाद बाकी जगह जहाँ हमें कलर नीचे नहीं भेजना उस जगह को हम इस तरह से या तो मोम से या किसी ऐसे लिक्विड से बंद कर देते हैं कि कलर उसमें से बाहर ना जाए, कपड़े पर ना जाए। पटोला टाई डाई ये क्या है, तो ये काठियावाड़ एवं गुजरात में निर्मित साड़ियाँ पटोला कहलाती हैं। ठीक है, पटोला कहलाती हैं। काठियावाड़ के निकट पट्टन नामक स्थान को ही पटोला का जन्म स्थान माना जाता है। पटोला सिल्क के धागों से निर्मित की जाती थी और धागों को बांधने एवं रंगने की प्रक्रिया ठीक बांधनी, जो आपने देखा है टाई एंड डाई की तरह ही की जाती है, इसीलिए इसको पटोला टाई एंड डाई कहते हैं। जब वस्त्र की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी हमने क्या करा, वस्त्र को तंतु अवस्था में रंग दिया तो वो क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे स्टॉक रंगाई कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, वो स्टॉक रंगाई कहलाएगा। रंगों रेशों की रंगाई यानी रो स्टॉक डाइंग और फैब्रिक डाइंग, सूती, लिनन, ऊन, रेशम, जूट आदि रेशों को कच्ची अवस्था में रंगा जाता है। रेशे मुख्यतः 3 प्रकार से रंगे जाते हैं। यहाँ पे है टॉप रंगाई, यहाँ पे डॉप रंगाई, स्टॉक रंगाई। ठीक है, टॉप रंगाई, डॉप रंगाई और स्टॉक रंगाई। अगर बात की जाए टॉप रंगाई की तो यहाँ पे वेस्टेड ऊनी रेशों को रंगा जाता है। अगर बात की जाए टॉप रंगाई की तो कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है। अगर बात की जाए स्टॉक रंगाई की तो स्टॉक रंगाई से वस्त्र तंतु की रंगाई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है। यह सबसे सस्ती विधि होती है, याद रखिएगा। स्टॉक रंगाई सबसे सस्ती है। डॉप रंगाई कृत्रिम रेशों को रंगा जाता है, यानी जो भी कृत्रिम रेशे हैं उन सबको रंगा जाता है। और अगर बात की जाए टॉप रंगाई की तो वेस्टेड ऊनी रेशों को, टॉप रंगाई का याद रखेंगे, ऊनी रेशों को रंगा जाता है। और डॉप रंगाई कृत्रिम रेशों को, जो मानव निर्मित रेशे उन्हें रंगा जाता है। स्टॉक रंगाई ये क्या है, तो स्टॉक रंगाई से वस्त्र तंतु की रंगाई से पूर्व तंतु अवस्था में, यानी तंतु अवस्था में वस्त्र रंगना हो तो मतलब वस्त्र बनने से पूर्व तंतु अवस्था में रंगना हो तो हम स्टॉक से रंगेंगे। ऊन को रंगना होगा, ऊनी रेशों को जो वेस्टेड हो जाते हैं टॉप से रंगेंगे, और कृत्रिम रेशों को डॉप रंगाई से रंगेंगे। इस तरह से याद रखेंगे। बेसिक डाई किस में घुलनशील होती है या होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। जो बेसिक डाई है वो क्या है, जल में घुलनशील होते हैं।
बेसिक डाई यानी क्षारीय रंग जल में घुलनशील होते हैं। बेसिक डाई सभी संश्लेषित देशों से क्षारीय रंगों का ही सबसे पहले आविष्कार हुआ था। यह रंग क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मौलिक रूप से यह कार्बनिक अम्लों के लवण के होते हैं, अतः इनमें सेलुलोज एवं प्राणिज यानी ऊनी और रेशमी दोनों ही प्रकार के रेशों के रंगने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है? तो वो होती है स्क्रीनिंग प्रिंटिंग, जो 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है। अगर बात की जाए कि यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रिंटिंग जो 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है, इस विधि द्वारा वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार किया जाता है। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का लकड़ी का फ्रेम यानी वो यहाँ पे है वुडन फ्रेम तैयार किया जाता है। उसी लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़ों को खींचकर तान दिया जाता है, जो हमने अभी पढ़ा था, तथा यहाँ पे है खड़िया से नमूने अंकित कर लिया जाता है। स्क्रीन से उस भाग पर जहाँ रंग नहीं लगाना है वो वहाँ अवरोधक पदार्थ, जैसे अभी मैंने कहा था मोम या फिर रेजिन लगा दिया जाता है, यानी ऐसा पदार्थ लगा दिया जाता है जिससे लिक्विड जो कलर है वो बाहर न निकले, यानी कपड़े पर ना जाए। नेक्स्ट बात करते हैं रंगने की प्रतिरोधी विधि है, तो यहाँ पे है बंधेज या बांधनी या रंगाई। यहाँ पे बंधेज या बांधनी रंगाई क्या है? रंगने की प्रतिरोध विधि है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो टाई एंड डाइंग रंगने की प्रतिरोध विधि है। बांधकर वस्त्र को रंगने की कला को बंधेज या फिर बांधनी भी कहा जाता है। बांधनी या बंधेज कला में राजस्थान और यहाँ पे है गाठियावाड़ सदा से ही प्रसिद्ध रहा है। इस विधि द्वारा अत्यंत सुंदर, आकर्षक और उत्कृष्ट नमूने युक्त वस्त्र तैयार किए जाते हैं। वस्त्र पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्तविधि है तो वो है रोलर छपाई। ठीक है, वो क्या है? रोलर छपाई है। यह ठप्पा छपाई का ही मशीनी रूप होती है। उभरे हुए नमूनेदार बेलनों द्वारा वस्तुओं पर नमूने छापने की विधि को रोलर छपाई कहा जाता है। ठप्पा छपाई यानी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुओं पर नमूने छापने की यह सबसे प्राचीन हस्तविधि है। यह बहुत धीमी विधि है। सामान्यतः कम लंबाई वाली वस्तुओं में ठप्पा की जाती है। स्क्रीन छपाई की इस विधि में एक विशेष प्रकार का फ्रेम प्रयोग किया जाता है। यह फ्रेम आकार में सीमित होता है, जिससे वस्त्र का कुछ भाग ही छप पाता है। फ्रेम को वस्त्र के ऊपर ही रखकर छपाई की जाती है। एक स्थल छप जाने पर उसी फ्रेम को दूसरे स्थल पर रखकर छपाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या याद रखना आपको? रोलर छपाई याद रखना है। यह ठप्पा छपाई का ही मशीनी रूप होता है, याद रखिएगा। फिर ठप्पा छपाई क्या होती है? नमूने छापने की यह सबसे प्राचीन, सबसे पहले अगर कोई प्रिंटिंग आई थी तो वो याद रखिएगा ब्लॉक प्रिंटिंग आई थी। यह बहुत धीमी विधि है क्योंकि हाथ से छापा जाता है। अगर बात की जाए स्क्रीनिंग छपाई की, तो यह छपाई की इस विधि में एक विशेष प्रकार का फ्रेम होता है। ठीक है, फ्रेम का साइज कुछ भी हो सकता है, इस तरह से एक फ्रेम होता है। यह फ्रेम आकार में सीमित होता है, जिससे वस्त्र का कुछ ही भाग छप पाता है। और फ्रेम को वस्त्र के ऊपर रख कर छपाई की जाती है। यानी हमें अगर साड़ी रंगनी है तो कई 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि एक फूल बनाएंगे फिर एक फूल बनाएंगे। एक स्थल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? जिससे वस्त्र का कुछ भाग ही छप पाता है। फ्रेम को वस्त्र के ऊपर रखकर छपाई की जाती है। एक स्थल छप जाने पर उसी फ्रेम को दूसरे स्थल पर रखकर छपाई करते हैं। और स्टेंसिल छपाई की अगर बात की जाए तो छपाई की यह विधि जापान में विकसित हुई थी, याद रखिएगा। स्टेंसिल छपाई की कौन सी विधि जापान में विकसित हुई है? तो स्टेंसिल छपाई जापान में विकसित हुई है, जबकि ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पुरानी पेंटिंग है या सबसे पुरानी छपाई है। स्क्रीन छपाई स्टेंसिल छपाई का ही सुधरा हुआ या रूपांतरित रूप है। तो आप सबने अगर स्क्रीनिंग छपाई की है तो भी आपको स्टेंसिल छपाई आती है, याद रखिएगा। आयोग ने इसका उत्तर रोलर छपाई माना है, परंतु वस्त्र पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन विधि जो है वो ठप्पा छपाई है, यानी ब्लॉक प्रिंटिंग है, याद रखिएगा। क्योंकि सबसे पुरानी प्रिंटिंग ही ब्लॉक प्रिंटिंग है।
पर आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? रोलर छपाई माना है। तो ये भी यूपी का क्वेश्चन है, कब का है? 2021 का है। तो यूपी में इस तरह से आयोग ने जो माना है। अब नेक्स्ट कभी भी आता है क्वेश्चन के तो इसका आप सभी भी क्या लगा के आएंगे? रोलर छपाई ही लगा कर आएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। तो आयोग अपने उत्तर से कभी नकार नहीं सकता। वस्तुओं पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि है, तो रोलर छपाई उसने माना सबसे प्राचीन अगर हस्त विधि है और रोलर छपाई ना हो तो याद रखिएगा ठप्पा छपाई है वो, या फिर ब्लॉक पेंटिंग है। यहाँ पे है जैक एंड वर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो वो है रंगाई के लिए होता है जैक एंड वर्ग का उपयोग। गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं अजरक। ठीक है, गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्तु को अजरक कहा जाता है। गुजरात में अवरोधक छपाई वाले वस्तु को अजरक कहते हैं। इस छपाई विधि में जहाँ रंग नहीं लगाना होता है वहाँ क्या कहते हैं? टेराफिन या रेजिन आदि लगाकर ढक दिया जाता है, जिससे ढके भाग पर रंग नहीं जाता और बिना ढके स्थान पर रंग छड़ जाता है। इसके अंतर्गत यहाँ पे स्क्रीन पेंटिंग, स्टिक पेंटिंग आदि आते हैं। रंगाई में नमक डाला जाता है, तो वो क्या है? रेचन के लिए रंगाई में नमक डाला जाता है, तो वो रेचन के लिए डाला जाता है। इसका प्रयोग रंग को पक्का करने के लिए डाला जाता है, या फिर रंग को पक्का करने डालते हैं। प्रिंटिंग यहाँ पे पेस्ट को गाढ़ा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम एल्जीनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग पेस्ट को गाढ़ा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम एल्जीनेट का उपयोग किया जाता है। प्रिंटिंग पेस्ट को गाढ़ा करने के लिए सोडियम एल्जीनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम एल्जीनेट ब्राउन शैवाल से निकाले जाते हैं। इनमें चिपचिपाहट बढ़ाने की शक्ति होती है। रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार किया था, तो थॉमस वेल्स ने किया था। रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार थॉमस वेल्स ने 1783 में किया था। रोलर प्रिंटिंग को ही रोलर मुद्रण भी कहा जाता है, याद रखेंगे, रोलर मुद्रण भी कहा जाता है। अम्बादल, चौकी दल और चारखाने यह शब्द संबंधित हैं, तो ये बंदेज रंगाई से संबंधित हैं। ये तीनों के तीनों शब्द किससे संबंधित हैं? तो बंदेज से। चारखाने यहाँ पे है चौकी दल और अम्बादल, तो ये किससे? बंदेज रंगाई से संबंधित हैं। बंदेज साड़ियाँ शादी विवाह के अवसर पर अत्यधिक उल्लास एवं उत्साह के साथ पहनी जाती हैं। इन साड़ियों को विवाहितों के लिए मंगलमय और सौभाग्य सूचक व शुभ माना जाता है। राजस्थान में यहाँ पे सोखावत की बनी साड़ियाँ सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। कमलकारी डॉट प्रकार की छपाई है, तो यहाँ पे याद रखिएगा उन्मुक्त छपाई है। कैसी है? उन्मुक्त छपाई है। कमलकारी उन्मुक्त प्रकार की छपाई है। यह वस्त्र वाटिक छपाई का ही पुरातन रूप है। इसमें सूती वस्त्रों पर कमल से अथवा ब्रुश से नमूने के उन भागों पर यहाँ पे क्या करते हैं? पिघला मोम चढ़ा दिया जाता है, जिन्हें रंग से बचाना होता है। इस तरह यह कला आज की बाटिक कला से मिलती जुलती है। ये कला किससे मिल रही है? बाटिक कला से मिलती जुल रही है। यहाँ पे देखते हैं फैलने वाले रंग हैं, तो फैलने वाले एसीटेट रंग है। एसीटेट क्या है? फैलने वाला रंग है। फैलने वाले रंग में एसीटेट रंग है। रंगों का हमारे मनोभावों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग गर्म होते हैं तो कुछ ठंडे होते हैं। लाल, पीले और नारंगी रंग गर्म होते हैं। यह खुशी, हर्ष और उल्लास और चित्त प्रसन्नता को दर्शाते हैं। कौन से? लाल, पीले और नारंगी। निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है? तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे है ब्लॉक छपाई, स्किनिंग छपाई, स्टेंसिल छपाई और दोहरी छपाई। डुप्लेक्स प्रिंटिंग हाथ की छपाई तकनीक नहीं है। बाद बाकी आप स्टेंसिल को हाथ से कर सकते हैं, स्क्रीनिंग को हाथ से कर सकते हैं, ब्लॉक को हाथ से, पर डुप्लेक्स प्रिंटिंग जो होती है वो मशीनी छपाई है। इस विधि द्वारा वस्तु को दोनों ओर छपाई क्रिया एक ही साथ एक ही समय में संपन्न की जाती है। ऐसी छपाई से युक्त वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर, मनोहर एवं आकर्षक लगते हैं। इस छपाई से निर्मित वस्त्र का उल्टा एवं सीधा पक्ष पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ एक ही
पैटर्न होता है और एक शाही वस्त्र लगने लगता है। किस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं? तो वो है डिस्चार्ज छपाई। ठीक है, डिस्चार्ज छपाई से क्या होता है कि यहाँ पे चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। इस छपाई को अधिकतर गहरे रंग की पृष्ठभूमि वाले स्थानों पर किया जाता है। डिस्चार्ज छपाई को रोलरों की सहायता से ही किया जाती है। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है, तो वो है बंदेज रंगाई। कौन सी है? तो वो बंदेज रंगाई है, जो राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है? पेयर्स मिलाना है, यानी हमें क्या करना है यहाँ पे? तो पेयर्स को देखना है, यानी जोड़े मिलाने हैं। अगर बात की जाती है अम्लीय रंग, यहाँ पे एजोइक रंग, सल्फर रंग, बेट रंग, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इन्हें पेयर्स में मिलाना है। इस तरह से इसे देख पाएंगे। यहाँ पे अगर अम्लीय रंग की बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? जल विलय। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जल विलय का क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जल विलय ये क्या हो जाएगा? अगर पहले की बात की जाए, अम्लीय रंग को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जल विलय। यहाँ पे एनायोनिक रंग। ठीक है, अगर बात की जाए ओजोइक रंग की, तो ओजोइक रंग क्या हो जाएगा? तो रासायनिक अंतर क्रिया से वस्त्र में ही रंग, यहाँ पे में रंग को विकसित करना। रासायनिक के यहाँ पे अंतर क्रिया से वस्तुओं में ही रंग को विकसित करना। फिर सल्फर रंग की बात की जाएगी तो जल अविलय डाई। ठीक है, जल अविलय डाई। अगर बेट की रंग की बात की जाएगी तो यहाँ पे ल्यूको मिश्रण के रूप में लगाना, ल्यूको मिश्रण के रूप में लगाना। तो यहाँ पे इस तरह से इसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। यानी चौथा यहाँ पे छठा, चौथा और पांचवा और दूसरा। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अम्लीय रंगाई यानी जल विलय, यहाँ पे एनायोडिनिक रंग। और ओजोक रंग की बात की जाए तो रासायनिक अंतर क्रिया से वस्तु में ही रंग को विकसित करना। सल्फर रंग की बात की जाएगी तो जल अविलयक डाई। और वेट रंग की बात की जाए तो ल्यूको मिश्रण के रूप में लगाना। अवकथन कह रहा है, अवकथन की बात करते हैं तो अवकथन कह रहा है डिस्पर्स रंग घोल में यहाँ पे छितराए जाते हैं, जबकि कारण कह रहा है उनकी उपयुक्त को यहाँ पे है फेनॉल जैसे वाहकों के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अगर उसकी बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑक्सीकरणीय विरंजक कर्मकों के अंतर्गत समाविष्ट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि किसके मध्य समाविष्ट है, तो वो हो जाएगा सोडियम। यहाँ पे है सोडियम हाइपोक्लोराइड है, देन हाइड्रोजन परऑक्साइड है और फिर ओजोन है। तो इस तरह से ये यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर बी। ऑक्सीकरणीय विरंजक कर्मकों के अंतर्गत निम्न कारक समाविष्ट हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है और ओजोन है। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है? तो यहाँ पे हाथ छपाई अगर तकनीकी की बात की जाएगी तो कौन सी नहीं है? तो वो डुप्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पे स्कैनिंग, स्टेंसिल और ब्लॉक की हाथ छपाई है, मगर डुप्लेक्स जो तकनीकी है वो हाथ छपाई तकनीकी नहीं है। डुप्लेक्स हाथ छपाई की तकनीकी नहीं है। हाथ की छपाई तकनीकी में स्कैन, ब्लॉक और स्टेंसिल हाथ छपाई आती हैं। छपाई की अगर बात की जाए तो छपाई प्रक्रिया द्वारा बुने हुए वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है। छपाई प्रक्रिया में रंग को विभिन्न आकृतियों एवं डिजाइनों के अनुरूप वस्त्रों पर छापा जाता है। स्क्रीन छपाई, स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी का फ्रेम तैयार किया जाता है। उसी लकड़ी के फ्रेम पर यहाँ पे नायलॉन के कपड़ों को खींचकर तान दिया जाता है, तब छपाई की जाती है।
तब क्या की जाती है, छपाई की जाती है, क्योंकि नायलॉन के कपड़े को खींचकर हम तान देते हैं। और जैसे अगर हमें कलर नहीं पहुंचाना है उस जगह हम मोम या फिर या फिर रेजिव लगा देते हैं, कुछ ऐसी पदार्थ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खास तौर से हम मोम का प्रयोग करते हैं क्योंकि मोम से नीचे फिर कलर जाता नहीं है। चलिए यहाँ पे पेयर्स यानी 2 कॉलम दिए हैं और इन्हें हमें आपस में मिलाना है। अगर बात की जाए यहाँ पे संयोजक रंजक, विद्युत तंतु रंजक, वैच यानी सरिता और पैकेज रंजक, तो इनको हम यहाँ पे इस तरह से देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें स्क्रीन में हो पाएगा, देखते हैं। हाँ चलिए हो गया, पॉसिबल है। तो अगर यहाँ पे इस तरह से देखें तो संयोजक ऊतक की बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा संयोजक ऊतक की तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के रेशों का एक ही रंग घोल में और उसी शेड में रंगना। 2 या 2 से अधिक क्या है यहाँ पे, ज़्यादा प्रकार के रंगों का एक ही रंग घोल में उसी शेड में रंगना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा पहले का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलिए यहाँ इसे रख लेते हैं। फिर देन हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले का फोर्थ है, फिर है विद्युत तंतु रंजक। तो ये विद्युत तंतु क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे है सम्मिश्रणों को एक ही रंग घोल में 2 या ज़्यादा शैडो के साथ रखना हो जाएगा। फिर वैच या सरिता की अगर बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, निर्वात रंजक हो जाएगा। ठीक है, निर्वात रंजक हो जाएगा। अगर पैकेज रंगज की बात की जाएगी तो यहाँ पे है तागे वाले, यहाँ पे तागे वाले छेदित चरखियों का रंगाई हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, संयोजी रंजक 2 या 2 से अधिक प्रकार के रंगों का एक ही रंग घोल में और उसी शेड में रंगना है। विद्युत तंतु रंजक की बात की जाएगी तो सम्मिश्रणों को एक ही रंग घोल में 2 या ज़्यादा शेड के साथ रंगना है। अगर बैच की बात की जाएगी तो निर्वातक रंजक है। अगर पैकेज रंगज की बात की जाएगी तो तागे वाले छेदित चरखियों की रंगाई है। अगर बात की जाए रंगों की क्रिया विधि में अनुक्रम क्या होता है, तो अनुक्रम क्या होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसको देख लेते हैं कि अनुक्रम क्या होगा। तो पहला जो हो जाएगा, याद रखिए, वो हो जाएगा रंग घोल में रंग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, रंग को खाली कर देना हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अधिशोषण हो जाएगा, अधिशोषण के बाद अवशोषण हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये चलता रहेगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। रंग घोल में रंग का वियोजन, रंगों को खाली कर देना और अधिशोषण अवशोषण। रंगने के समय जिन सोपानों का पालन किया जाता है उसका सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पे सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, तो उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सही अनुक्रम की बात की जाए तो सबसे पहले हो जाएगा रंगाई, पानी को तैयार करना, यानी पानी में हमको रंग डालना है, तैयार करना है पानी को। फिर क्या करेंगे हम, सर्वसमावेशी कर्मकों को डालना। फिर देन उसके बाद प्रक्रिया के बाद फिर क्या करेंगे, कपड़ों को तैयार करना। तो इस तरह से हम इन्हें रंग को तैयार करेंगे, या कहें कि इस तरह से हमें रंगने के समय जिन सोपानों का पालन करना है, यानी कपड़ा हम कहाँ तक मतलब किस स्टेप पर जा के कपड़ा रंग पाएंगे, वो सारी स्टेप हैं। चलिए फिर देख लेते हैं। यहाँ पे फिर मैचिंग है एक, तो मैचिंग आपकी यूजीसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्थानांतरण की बात की जाए तो ये स्थानांतरण क्या हो जाएगा, कपड़े के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रंग का जाना। ठीक है, स्थानांतरण। अब बात की जाए फ्रॉस्टिंग की, तो फ्रॉस्टिंग क्या हो जाएगा, स्थानीयकृत घर्षण। यहाँ पे स्थानीयकृत घर्षण, रगड़ से में यहाँ पे है बदलाव। अगर बात की जाए फेडिंग रंग की, तो फेडिंग क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश के कारण रंग जाना। अगर बात की जाए क्रोकिंग की, तो क्रोकिंग क्या हो जाएगा, रगड़ के अन्य कपड़ों पर रंग जाना, जो रगड़ है उसके अन्य कपड़ों पर रंग जाना। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी।
अगर यहाँ पे बात की जाए स्थानांतरण की, तो कपड़े में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रंग जाना। यहाँ पे बात की जाए फ्रॉस्टिंग की, तो स्थानीयकृत घर्षण, रंग से रंग में बदलाव। और यहाँ पे बात की जाए फेडिंग की, तो सूर्य के प्रकाश के कारण रंग जाना। और यहाँ पे बात की जाए क्रोकिंग की, तो रगड़ के अन्य कपड़ों पर रंग जाना। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का सामान्य उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो पेंटिंग की सामान्य विधि अगर उसकी बात की जाएगी तो वो विधि कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगी स्कैनिंग प्रिंटिंग, देन उसके बाद डिजिटल प्रिंटिंग, और उसके बाद देन हो जाएगी ब्लू प्रिंटिंग। तो ये क्या कहा है? भारतीय वस्त्र उद्योग की आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ये वाली जो प्रिंटिंग है उन सबका स्कैनिंग के बाद डिजिटल, और डिजिटल के बाद ब्लॉक का। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, स्कैनिंग, डिजिटल और ब्लॉक। अभिकथन कह रहा है कि डिस्पर्स रंग यहाँ पे है ट्रांसफर छपाई में नहीं प्रयोग किया जा सकते, जबकि कारण क्या कह रहा है? उच्च ताप पर गर्म करने पर डिस्पर्स रंग यहाँ पे उदात्त नहीं होते। तो यहाँ पे उदात्त नहीं होते इस तरह से कहा जा रहा, तो दोनों ही सही हैं, यानी ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डाई के भाग हैं? तो यहाँ पे हमें जो डाई दी जा रही है उसके भागों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्या है डाई के भाग हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अगर उसकी बात की जाए तो उसे हम देखते हैं कि कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो डाई के भागों की बात की जाएगी तो याद रखिएगा, पहला हो जाएगा ऑक्सोक्रोम, और दूसरा हो जाएगा क्रोमोफोर ऑक्सोफोर और क्रोमोफोर डाई के भाग हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। ट्रांसफर छपाई डिस्पर्स डाई से छापने का सबसे उपयुक्त तरीका है। और उसके बाद दूसरा कह रहा है कि कारण क्या कह रहा है? डिस्पर्स डाई उच्च ताप पर गर्म करने पर अर्धपातन यानी सबलाइम होती है। तो यहाँ पे दोनों को देख लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। मोस्टली यहाँ पे थोड़े सा कभी कभी ए गलत आर सही, कभी कभी हो जाता है दोनों सही, और कभी कभी हो जाता है दोनों कथन गलत हैं। तो ये तीनों ही बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट बेस किस पर होते हैं? नॉलेज पे, आपको कितनी डीपली नॉलेज है। ट्रांसफर छपाई डिस्पर्स डाई छापने का सबसे उपयुक्त तरीका है, क्योंकि डिस्पर्स डाई उच्च ताप पर गर्म करने में यहाँ पे अर्धतापन यानी सबलाइम होती है। यहाँ पे बात की जाए एसिड रंजक ऊन व रेशम के लिए उपयुक्त हैं, जबकि कारण कह रहा है एसिड रंजक ऊन और रेशम में पाए जाने वाले हाइड्रोक्सी समूह के साथ मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं? वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आयोनिक जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो याद रखिएगा कि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए सही है और आर गलत है। ये क्या कर रहे हैं? आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं। निम्नलिखित में से ट्रांसफर छपाई की विशेषताएं कौन सी है? तो यहाँ पर ट्रांसफर छपाई की अगर विशेषताओं की बात की जाएगी तो वो कौन सी हो जाएंगी यहाँ पर? तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? यहाँ पर अच्छी डिजाइन स्पष्टता क्या होनी चाहिए? अच्छी डिजाइन स्पष्टता होनी चाहिए। देन इसके बाद क्या हो? अत्यधिक यहाँ पे क्या हो? दक्ष हो। अत्यधिक दक्ष के बाद क्या हो? अकुशल मजदूर का उपयोग नहीं किया जा सकता हो। और उसके बाद देन क्या हो जाएगा? कम जगह की ज़रूरत आती। तो यहाँ पे है कम जगह की ज़रूरत। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा, इसने पूछा है कि क्या है? ट्रांसफर छपाई की विशेषता कौन सी है? तो ये सभी इसकी विशेषता हैं, और विशेषताओं के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी, यानी दूसरा था, तीसरा था, चौथा था और पाँचवा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो विशेषताएं हैं उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन बनेगा बी। ये PDF जैसे ही कंप्लीट होती है देन वैसे ही आपके व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अच्छी डिजाइन स्पष्टता, अत्यधिक दक्ष, अकुशल मजदूर का उपयोग नहीं किया जा सकता और कम जगह की ज़रूरत। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है।
कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट को उपयोग सही उत्तर चुनने में कीजिए। देखिए कूट का मतलब ही यही है कि आपको सही स्टेटमेंट तक पहुंचना है। एक व्यवस्थित अवस्था में पॉलीमर्स वाले रेशों में बेहतर जल अवशोधक और रंजक ग्रहण क्षमता होती है, जबकि अव्यवस्थित अवस्था में, कारण कह रहा है अव्यवस्थित अवस्था में पॉलीमर यहाँ पे है क्रमहीन ढंग से नियोजित होते हैं, जिससे रेशे ज़्यादा अवशोषक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कारण यानी जो कहें कि अवकथन और कारण क्या है, तो यहाँ पे अवकथन और कारण की अगर बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन है और दूसरा आर है यानी तर्क है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभिकथन कह रहा है विभिन्न रंजकों के अनुकूल रेशों युक्त वस्तुओं को सिंगल डाई भांत का प्रयोग करते हुए एक ठोस रंग से रंगा जा सकता है, जबकि कारण कह रहा है कि विभिन्न रंगों के प्रकार के अनुकूल रंजकों का इस्तेमाल एक ठोस रंग बनाने के लिए किया जा सकता है। तो कारण और कथन अगर दोनों को ही देखेंगे तो यहाँ पे जो राइट बनेगा वो क्या है कि ए गलत है, जो कि आर सही है। यानी ए क्या कह रहा था, विभिन्न रंगों के अनुकूल रेशों युक्त वस्तुओं को सिंगल डाई बांध का प्रयोग करते हुए ठोस रंग में रंगा जा सकता है। ये गलत था स्टेटमेंट। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को निम्नलिखित में से किस मुद्रण विधि का सुझाव देंगे। तो यहाँ पे कौन सी मुद्रण विधि होगी, तो डुप्लेक्स होगी। आप कई बार इसका क्वेश्चन आ चुका है कि डुप्लेक्स क्या है, सेम दोनों तरफ एक साथ छापता है, इसमें उल्टा और सीधा पता नहीं चलता है। किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए हमें अपने मित्र को डुप्लेक्स मुद्रण विधि का सुझाव देंगे। इस विधि द्वारा वस्तु के दोनों ओर छपाई क्रिया एक ही साथ एक ही समय पर एक ही सी संपन्न होती है, याद रखेंगे। ऐसी छपाई से युक्त वस्तु देखने में अत्यंत क्या करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, अत्यंत सुंदर, मनोहर तथा आकर्षक लगते हैं तथा इनमें उल्टा और सीधा पता नहीं चलता। इस छपाई से निर्मित वस्तु में उल्टा एवं सीधा पक्ष पहचाना मुश्किल हो जाता है। इस छपाई विधि में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। मशीनी रोलरों के जरा से हिल जाने से नमूने बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं पैटर्न क्या ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो कपड़ा जरा सा हिला और पैटर्न ऊपर नीचे हो जाता है, नमूने बिगड़ जाते हैं। डुप्लेक्स छपाई मशीन द्वारा की जाती है। बाटिक, टाई, डाई और इकत छपाई डॉट के प्रकार हैं, तो ये प्रतिरोध छपाई के प्रकार हैं, याद रखेंगे। ये किसके छपाई के प्रकार हैं, तो प्रतिरोध छपाई के प्रकार हैं, याद रखेंगे। बाटिक, टाई, डाई और इकत किसके हैं, तो प्रतिरोध छपाई के। बाटिक, टाई और डाई और इकत छपाई प्रतिरोध छपाई के प्रकार है। प्रतिरोध यानी यहाँ पे है रेसिस्ट प्रिंटिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत अवरोधक छपाई, बाटिक छपाई, डिस्चार्ज छपाई आती है। कौन कौन सी विधियां आती हैं, तो याद रखेंगे प्रतिरोधक छपाई के अंतर्गत तो अवरोधक छपाई, बाटिक छपाई और डिस्चार्ज छपाई आती है। वे रंग जो बर्फ़ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पे है एजो रंग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एजो डाइस कहलाते हैं। वर्णकों को डॉट भी कहते हैं, तो स्याही कहते हैं। वर्णकों को क्या कहते हैं, स्याही कहते हैं। वर्णकों को स्याही भी कहते हैं। वर्णक अघुलनशील कण होते हैं, ये वस्तु में आत्मसात नहीं होते। इन्हें वस्तु की सतह पर किसी न किसी प्रकार के सटाने वाले पदार्थों से सजाया जाता है। हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद रंग मिलाना डॉट कहलाता है, तो टिड कहलाता है, या क्या कहलाता है, टिंट कहलाता है। ठीक है, टिंट कहलाता है, याद रखेंगे। सफ़ेद रंग मिलाना क्या कहलाता है, तो टिंट कहलाता है। वे यहाँ पे वह वैल्यू जो कि सामान्य रंग से हल्की है, टिंट कहलाती है, और जो गहरी होती है सैड कहलाती है। हल्की होती है तो टिंट कहलाएगी, और गहरी होती है तो सैड कहलाएगी, याद रखिएगा। हल्के मान बनाने के रंग को सफ़ेद रंग मिलाना क्या कहलाता है, तो टिंट कहलाता है। सफ़ेद रंग यानी सफ़ेद रंग मिलाते ही हर कलर हल्का हो जाता है, तो वह टिंट हो गया। और उसी में अगर आप गहरे रंग के कलर मिलाते हैं, वैल्यू जो सामान्य रंग से हल्के हैं टिंट हैं, और जो गहरे होते हैं वो सैड कहलाते हैं। बस याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन की नेचर बदल जाती है तो अगर हल्के या गहरा आ जाता है तो सैड हो जाएगा। और कहलाते हैं। रंगों को यदि सफ़ेद पृष्ठभूमि पर रखा जाए
तो गहरे दिखाई देंगे, जबकि काली पृष्ठभूमि पर हल्के। यदि रंग स्वयं ही ब्लू वाली पृष्ठभूमि पर रखे जाएं तो वह मिश्रित हो जाते हैं और मंद व अस्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसा उनका कलर है वैसा ही उनका बैकग्राउंड दे दो तो वो मंद भी दिखेंगे और स्पष्ट भी दिखेंगे। तभी तो उभरे हुए वो जब कब दिखते हैं, अगर उनका कलर काला है फूलों का तो उनके जो नीचे बेस बनाया जा रहा है उसका हल्का हुआ, और बेस का कलर गहरा है जैसे काले रंग का कपड़ा है, और उस पर क्या करेंगे आप येलो कलर के वाइट कलर के फूल बनाएंगे। तो इस तरह से अगर येलो कलर के वाइट कलर के फूल बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, यानी गहरे कलर पर उभारा गया है। चलिए यहाँ पे मेटामेरिज्म और यहाँ पे है फास्टिंग सेटिंग। तो इसको हम इधर देख लेते हैं क्योंकि आधा पार्ट इधर है इसका। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसका जो ऑप्शन है वो बी है। यहाँ पे मेरिज्म एक ही रंग का विभिन्न लाइट स्रोत में यहाँ पे एक ही रंग का विभिन्न लाइट स्रोत में विभिन्न लगना है। अगर फास्टिंग की बात की जाए तो पहनावे के दौरान एक ही जगह रगड़ने के कारण रंग में बदलाव है। अगर शेडिंग की बात की जाए तो कपड़े के टुकड़े के रंग में उद्देश्य रहित भिन्नता है। अगर वर्ग की बात की जाए तो कपड़े की चौड़ाई में भिन्न रंग का पट्टी है। जो कपड़ा है उसकी चौड़ाई में क्या हो जाएगा, भिन्न रंग का पट्टी है। तो इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बात की जाए सूची 1 और सूची 2 की और उन्हें देखा जाए कि क्या राइट आंसर रहेगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात की जाएगी फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अगर बात की जाए वाइंडर्स की, तो वाइंडर्स क्या है, तो याद रखेंगे प्रिंटिंग पेस्ट में प्रयोग किया जाता है जिससे रंग के कणों को कपड़े में यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ने तक रखता है। यहाँ पे प्रिंटिंग पेस्ट में प्रेस किया जाता है जिससे रंग के कणों को क्या करता है, ये कपड़े पर जुड़ने तक रखता है। तो इस तरह से जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए का 5। अगर वेटिंग एजेंट की बात की जाए तो वेटिंग एजेंट क्या करता है, तो याद रखिएगा ये क्या करता है, रंग के पाउडर को घोलने में सहायक है। अगर बात की जाए यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिंग एजेंट की, तो ये क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिंग एजेंट तो ये प्रिंट के क्षेत्र में पाना का मात्रा बढ़ाता है जिससे कपड़े पर रंग छड़ाने का क्या होगा, बढ़ावा देता है। अगर बात की जाए कैरियर्स की, तो कैरियर्स क्या करता है, तो जो बच्चा यानी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलिस्टर रंगने में प्रयोग लाता है। तो यहाँ पे अगर कूट के देखें तो कूट बनेगी हमारी सी, पहले का 5वां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभिकथन क्या कह रहा है। यहाँ पे अगर अभिकथन की बात की जाए तो क्रॉस रंगाई में रंग बिरंगे कपड़े उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि कारण क्या कह रहा है कि एक कपड़े में 2 या 2 से अधिक प्रकार के तंतु विभिन्न प्रकार के रंग अपनाते हैं। तो अगर कारण और उसको देखें अभिकथन को, यानी जो कथन दिया गया उसके ब्याज पे एक कारण दिया जाता है, यानी जो कथन है वो बताता है कि कथन में ये इसलिए हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि दोनों सही हैं, यानी क्रॉस रंगाई में रंग बिरंगे कपड़े उत्पन्न हो सकते हैं। तो कारण बता रहा है कि एक कपड़े में 2 या 2 से अधिक प्रकार के तंतु विभिन्न प्रकार के रंग लगाए जाते हैं, इसलिए हमारे रंग बिरंगे कपड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो उसे देख लेते हैं। और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही राइट आंसर क्या है, दोनों, यानी ए और आर दोनों सही हैं। अभिकथन फिर देखते हैं, रंगाई के वक्त झाग हमेशा वांछनीय नहीं होता, यानी जरूरी नहीं है कि रंगाई के वक्त आपके झाग आए ही आए, ये वांछनीय नहीं है। जबकि जो कह रहा है कि इससे रंगाई असमतल होती है, वह अधिक झाग के कारण रंग का घोल यहाँ पे उफनाता है और रंग का नुकसान होता है, यानी रंग का घोल जो है वो बाहर की तरफ आता है। जैसे कोई आप चीज़ रख देते हो, दूध रख देते हो तो वो बॉयल होकर बाहर आता है। तो ये बता रहा है कि ऐसे ही रंग का कलर जो है वो बाहर आता है। तो ये क्या सही है कारण, तो नुकसान होता है तो उफनता है तो नुकसान तो होता ही है, तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं।
अगर आपको यहाँ पे बता दें कारण और कथन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप उसे 2 बार एक बार पढ़िए, फिर 2 बार पढ़िए। अगर 2 बार पढ़ने पर भी नहीं समझ में आ रहा तो तीसरी बार पढ़ने पर आप क्या करेंगे, कारण और कथन को दोनों को सही वाले उस पर टिक लगाकर आएंगे जब आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है तब। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ना हो जब। रंगाई और छपाई के पर्यावरणीय अनुकूलन नवीन तरीकों में है। तो कहाँ पे नवीन तरीकों में है, तो याद रखिएगा वो नवीन तरीके हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो डिजिटल छपाई भाई नवीन तरीका है डिजिटल छपाई। बिना पानी के प्रयोग की छपाई, क्योंकि हमें पानी को बचाना है, सेविंग करना है, हमें प्राकृतिक से मिली चीज़ों को अब सेविंग करना है, नहीं तो आने वाली जनरेशन के पास वो चीज़ें नहीं रहेंगी। प्लाज्मा प्रौद्योगिकी, तो ये सभी क्या हो जाएगी, पर्यावरण अनुकूल नवीन तरीकों में है। ठीक है, डिजिटल बिना पानी के प्रयोग की छपाई, यानी हमने पानी को सेव रखा है। प्लाज्मा औद्योगिकी, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों ही यहाँ पे सही है, यानी 1, 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। रंग जिसको सूती कपड़ों की तरफ आकर्षण नहीं होते, यानी रंग जिसको सूती कपड़े की तरफ आकर्षण नहीं होता है तो वो होते हैं बेसिक रंग। बेसिक रंग सूती कपड़ों की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। बेसिक रंग क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं वो, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मौलिक रंग से कार्बनिक अम्लों के लवण क्या हो जाते हैं, कार्बनिक अम्लों के लवण होते हैं। अतः इनमें सेलुलोज और प्राणिज यानी वूल और सिल्क दोनों ही प्रकार के रेशों से बनी वस्तुओं को रंगने के लिए यूज में लाया जाता है। सेलुलोज निर्मित वस्तुओं का रंग पक्का करने के लिए अम्लीय मोर्डेंट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे अम्लीय मोर्डेंट का प्रयोग किया जाता है सेलुलोज निर्मित वस्तुओं पर रंग पक्का करने के लिए। प्राणिज रेशे कैसे होते हैं, सेलुलोज होते हैं। तो ऊन और सिल्क दोनों ही हैं, याद रखिए इनमें प्राणिज भी है, सेलुलोज भी है और प्रोटीन जन्य भी है। ये छपाई का सही क्रम दीजिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, छपाई का सही क्रम स्पष्ट करना है, यानी किस तरह हमारी छपाई स्पष्ट रहेगी वो हमें देखना है। तो छपाई का सही क्रम अगर देना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कूट को देखना होगा। अगर कूट की बात की जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अगर उसको देखते हैं तो छपाई का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देन हम क्या करेंगे, कपड़े की तैयारी, यानी किस कपड़े को हमें छापना है पहले हम उसको तैयार करेंगे। तो 5 इसमें भी है, 5 उसमें भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़ा तैयार करेंगे, फिर प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी करेंगे। जो हमें प्रिंट करना है उस पेस्ट को बनाना है, यानी किस तरह का प्रिंट करना है उस पेस्ट को तैयार करेंगे। जब हमने प्रिंट पेस्ट तैयार कर लिया तो कपड़े की छपाई करेंगे, फिर करेंगे कपड़े की छपाई। तो यहाँ पे छठा किसमें, इसमें है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। फिर उसके बाद सुखाएंगे, भाई प्रिंट कर लिया तो सुखाएंगे, फिर सुखाने के बाद उसको क्या करेंगे, रंगाई पदार्थों को झाड़ना है। जो एक्स्ट्रा पदार्थ इधर उधर लग जाता है किसी भी कारण उन्हें झाड़ देते हैं, फिर धोना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए कपड़े की तैयारी, प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी, कपड़े की छपाई, सुखाना, रंगाई, पदार्थों को झाड़ना और धोना। देन उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए सूची 1 और सूची 2 दी गई है और उसमें हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है और दोनों को ही देखना है। तो अगर बात की जाए तेजाबी रंग यानी एसिड डाई की, तो एसिड डाई कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, तो याद रखिएगा वस्तुओं के लिए कोई यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे एसिड डाई हमारी कहाँ इस्तेमाल होगी, तो यहाँ पे एसिड डाई को अगर देखें तो ये कहाँ है, तो यहाँ पे निम्न आणविक भार का पानी में घुलनशील रंग। ठीक है, निम्न ये हो जाएगा 5वां। और बेसिक रंग की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा क्या, बेसिक रंग को देखें तो वो हो जाएगा यहाँ पर धनात्मक आयन वाले जैविक अम्लों के लवण का। ठीक है, बेसिक रंग। और बेट रंग की बात की जाएगी तो बेट रंग क्या हो जाएगा, तो पानी में अघुलनशील हो जाएगा। अगर डायरेक्ट रंग की बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एनायनिक हो जाएगा डायरेक्ट रंग। ठीक है, तो इस तरह से जो बनेगा वो 5वां, तीसरा, चौथा और दूसरा। तो पहला वाला एक्स्ट्रा दे रखा था, इधर 4 है और इधर 5 है। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी अगर उसकी बात की जाए तो वो क्या बनेगी, 5वां, तीसरा और चौथा, दूसरा। तो यहाँ पे डी बन जाएगी।
यहाँ पर अगर बात की जाए तेजाबी रंग यानी एसिड डाई की, तो निम्न यहाँ पे है आणविक भार का पानी में घुलनशील रंग है। बेसिक रंग की बात की जाएगी तो धनात्मक आयन वाले जैविक अम्लों के लवण है। वेट रंग की बात की जाएगी तो पानी में अघुलनशील है। अगर डायरेक्ट रंग की बात की जाए तो एनायनिक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभिकथन का और कारण को देखते हैं। अभिकथन क्या है? क्रॉस डाई के कारण कई रंग के कपड़ों का निर्माण हो सकता है, जबकि कारण कह रहा है इसमें दो या ज़्यादा प्रकार के तंतु अलग डाई अपनाकर विभिन्न रंग बन जाते हैं। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा उसका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। निम्नलिखित डाई में से कौन सी डाई यहाँ पे है कैटायनिक प्रकृति की है? तो बेसिक जो डाई है वो यहाँ पे क्या है? कैटायनिक प्रकृति की कही जाती है। बेसिक डाई कैटायनिक प्रकृति की है। सभी संश्लेषित रेशों में से क्षारीय रंगों का ही सबसे पहले आविष्कार हुआ था। मौलिक रूप से यह कार्बनिक अम्लों के कारण होते हैं, अतः इन्हें सेलुलोज एवं प्राणिज दोनों ही प्रकार के रेशे बने वस्तुओं को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी कि प्रयुक्त गोंद है तो वो कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी वो रहेगा गम अरेबिक। ठीक है, वो क्या रहेगा? गम अरेबिक रहेगा। कपड़ों की छपाई एक ऐसी कला है जिसमें एक डिजाइन के रूप में कपड़ों की सतह पर रंग लगाया जाता है। यहाँ पे अभिकथन और कारण यानी कपड़ों को रंग में डालना एक यहाँ पे मौल्यवर्धन प्रक्रिया है, जबकि कारण कह रहा है कि कपड़े पर सब जगह रंग छापना ही डाई कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छापने के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करें। तो अपेक्षित जो क्रिया है उसको क्या करना है? क्रमबद्ध करना है। यहाँ देख लेते हैं। छापने के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करें। तो वो हो जाती है सूर्य यानी कृत्रिम रोशनी में रखना, डिजाइन की ड्रेसिंग अथवा यहाँ पे है प्रिंटिंग स्याही का प्रयोग, और यहाँ पे है इमल्सन की कोटिंग करना और सुखाना, और स्क्रीन को धोना। तो इस तरह से हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन सतह को डिजाइन करने में छपाई सम्मिलित है। छपाई के कार्यों में संपूर्ण वस्तु को रंजित किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक रंजक के लिए कपड़ों को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हल्दी के द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक रंजक के लिए कपड़ों को तैयार करने का कार्य, तो अगर प्राकृतिक रंजक की बात की जाए तो हल्दी क्या है? प्राकृतिक रंजक है। अगर रंजक रंगों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, इनमें ताप तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्तुओं की रंगाई की जाती है। कपड़ों में रंजक दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक रंजक और कृत्रिम रंजक। यह भी दो प्रकार से होता है, स्थायी रंजक तथा अस्थायी रंजक। प्राकृतिक रंजक प्राचीन काल में बहुत प्रचलन में था, लेकिन आधुनिक काल में हल्दी का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। इसके साथ फिटकरी डाल कल व्यंजक प्रणाली का काम किया जाता है। जो व्यंजक कहा जाएगा तो फिटकरी हो जाएगा, प्राकृतिक रंजक कहा जाएगा तो हल्दी हो जाएगा, याद रखिएगा। स्थायी रंजक तथा अस्थायी रंजक होते हैं। प्राकृतिक रंजक प्राचीन काल में बहुत प्रचलित था, लेकिन आधुनिक काल में हल्दी का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। और इसके साथ ही हम क्या करते हैं? फिटकरी डालकर व्यंजक प्रणाली का काम किया जाता है। अभिकथन कह रहा है किसी भी प्रकार का रंग उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग अनिवार्य है, जबकि कारण कह रहा है रंग बंधक रासायनिक रंग का पक्कापन बढ़ा देता है।
तो यहाँ पे रंगबंधक क्या करता है, रासायनिक रंग का पक्कापन बढ़ा देता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो अभिकथन है वो क्या है और कारण है वो क्या है, क्योंकि अभिकथन और कारण कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेट होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, ए असत्य है जबकि आर सत्य है। किसी भी प्रकार का रंग उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग अनिवार्य है, ये बात गलत होती है। ठीक है, रंग बंधक रासायनिक रंग का पक्कापन बढ़ा देते हैं, ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब बस ये जो PDF थोड़ी सी रह गई है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर लगभग 21 वाला चैप्टर कंप्लीट होने को है। तो अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो कह रहा है सूती वस्त्र की चमक, मजबूती और रंगाई बढ़ाने के लिए उसे दिए जाने वाले रासायनिक परिसज्जा या परिष्करण हैं, तो वो कौन से हैं। तो मे भी अगर पॉसिबल रहा तो ये बुक जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि आप TGT PGT LT तथा कहीं की भी किसी भी स्टेट का, हरियाणा, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो अगर बात की जाए तो इसमें ब्लीचिंग होती है, देन उसके बाद मर्सराइजेशन होता है, ये दोनों ही इसमें होते हैं। तो यहाँ पे C वाला सही हो जाएगा, यानी सूती वस्त्र की चमक, मजबूती और रंगाई बढ़ाने के लिए उसे दिया जाने वाला रासायनिक परिसज्जा या परिष्करण है, तो ब्लीचिंग है और मर्सराइजेशन है। ब्लीचिंग है और मर्सराइजेशन है, तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ सही है। सूती वस्त्र की चमक, मजबूती और रंगाई बढ़ाने के लिए उसमें दिया जाने वाला रासायनिक परिसज्जा में ब्लीचिंग तथा मर्सराइजेशन का प्रयोग लाभकारी है। ब्लीचिंग में क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन को अगर देखा जाए तो Cl से प्रेजेंट करते हैं और फिटकरी का उपयोग किया जाता है, जिससे कि उसकी चमक, मजबूती और रंग बना रहे। अभिकथन कह रहा है विविध तंतु रंजक तथा संयोग रंजक एक जैसे ही होते हैं, जबकि कारण कह रहा है दोनों बहुरंजित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ए मिथ्या है तथा आर सत्य है। ठीक है, दोनों बहुरंजित प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है सूची 1 और सूची 2 और दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें देखना होगा कि सूची 1 और सूची 2 क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वेट रंजक क्या है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह है। वेट रंजक क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। अगर बात की जाए किसके, रिएक्टिव रंजक की, तो रिएक्टिव रंजक क्या है, तंतु के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर बात की जाए डाइरेक्ट रंजक की, तो डाइरेक्ट रंजक क्या है, तो स्वभाव में ऋण आयनिक क्या करता है, आयनिक खराब धुलाई की दृढ़ता है। ठीक है, और बात की जाए डिस्पर्स रंजक की, तो डिस्पर्स रंजक क्या करता है, स्वभाव में नॉन आयोनिक क्या करता है ये, और नॉन आयोनिक संश्लिष्ट तंतु में इस्तेमाल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा, अगर उसकी बात की जाएगी तो वो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बी। वैट रंजक यानी कार्बोक्सिलिक समूह है। रिएक्टिव रंजक यानी तंतु के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और डायरेक्ट रंजक स्वभाव में ऋण रासायनिक खराब धुलाई की दृढ़ता है। डिस्पर्स रंजक स्वभाव में नॉन आयोनिक संश्लिष्ट तंतु में इस्तेमाल है। डिजिटल छपाई का परिणाम होता है। तो क्या होता है डिजिटल छपाई का परिणाम, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे मोटी छपाई की किफ़ायत। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, मोटी छपाई की किफ़ायत है, विभिन्न रंगों में नमूने बनाना है, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा, जन समूह की मांग को पूरा करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी पहला, तीसरा और चौथा डिजिटल छपाई का परिणाम होता है। तो जन समूह की मांग को भी पूरा करना डिजिटल की जिम्मेदारी है, नहीं तो उसे पूछेगा कौन। ठीक है, कपड़ों की छपाई के लिए स्किन बनाने का सही क्रम दीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि स्किन हम कैसे बना सकते हैं कपड़ों की छपाई की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्किन को यहाँ पे है खींचना, यहाँ पे खींचना, यानी हम उस पर स्किन बनाएंगे। फिर यहाँ पे देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमल्सन की परत लगाना, जिससे कि कलर नीचे ना आ जाए। फिर इमल्सन का प्रकाश में लाना,
फिर देखेंगे कि कहीं छूट तो नहीं रहा। फिर इमल्सन के बाद स्किन धोना, फिर स्किन को क्या करेंगे, धोना है। फिर स्किन धोने के बाद छेदों को बंद करना, जो भी छेद नज़र आए उन्हें बंद कर देंगे। फिर उसके बाद स्किन को टैप करना है, स्किन को टैप करना यानी कपड़े की छपाई के लिए स्किन बनाने का, यानी हमने क्या करा है, फ्रेम बनाया, उसकी हमें देखना है कि किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी। अगर आपने पीजी किया होगा तो आपको ज़रूर ये मौका मिला होगा कि आप स्किन बनवा के लाइए या स्किनिंग प्रिंटिंग के लिए अपना फ्रेम घर से लेकर आइए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन कह रहा है सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है, जबकि कारण कह रहा है कि कपड़ों पर सब जगह रंग लगाना छपाई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं। तो ए सही है, जबकि आर गलत है। कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है, ये कोई छपाई नहीं हो सकती। फिर तो वो हमने क्या करा, उसका पूरा वेश रंग दिया, यानी कपड़े को रंग दिया, ना कि कोई छपाई की। सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है, यानी हमने सतह पर डिजाइन बनाई उसके पर, तो वो छपाई हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छापने के लिए जिस स्किन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करें। तो यानी हमें स्किन बनानी है, फिर तो छापने के लिए हम जिस स्किन का प्रयोग करते हैं उसकी क्रियाओं को क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम जो करना है वो है स्किन, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो करना है वो है सूर्य की रोशनी या कृत्रिम रोशनी में खोलना, ये नहीं हो सकता। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से इसे देख लेते हैं। स्किन को साफ करना, फिर इमल्सन का आवरण छड़ाना, जो अभी हमने देखा था, पाइसीकरण करना तथा सुखाना, फिर डिजाइन का अनुरेखण यानी यहाँ पे ट्रेसिंग तथा डिजाइन पर भारतीय स्याही का प्रयोग करना, यानी जो हमने डिजाइन बना ली है उस पर हम स्याही का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसरों की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एंड सबसे लास्ट में जा रहा है, यानी पहला कहाँ वो लास्ट में हो, तो ऐसा कहीं पे है नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरह से ये वाला क्रम बिल्कुल राइट है। रंगाई करते समय किन चरणों को सही क्रम में लगाइए, यानी रंगाई करनी है और जो हमें निम्न चरण दिए हैं उन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे देख लेते हैं। पहला रहेगा यहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कपड़ों की तैयारी, फिर देन उसके बाद क्या रहेगा, रंगों के टब की तैयारी, और देन उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे एग्जॉस्टिव या फिर रिड्यूसिंग एजेंट को क्या करना है, को डालना है। तो यहाँ पे सारे क्रम से ही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ABCD, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रंजक है, तो प्राकृतिक रंजक क्या है, अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित, वही प्राकृतिक होते हैं जो क्या हो, पर्यावरण के मित्र हो, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और दूसरे क्या हो, वो किसी भी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट ना देते हो, एनर्जी ना देते हों। जैसे पौधों की पत्तियां, फूल, फल, कलियां, जीव जंतु, चींटियां, खनिज लवण आदि। प्राचीन समय में पेड़ पौधों की छाल, तने, टहनियाँ, पत्तियां, फूल, फल, कलियां आदि से रंग प्राप्त किए जाते थे। इनसे प्राप्त रंगों से ही वस्तुओं को रंगा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन लेसों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिरका, इसमें क्या है, सिरका डालिए आप, तो जो प्रोटीन लेसा है यानी ऊन और सिल्क, उनके रंग निकलेंगे नहीं अगर आप सिरका डाल देते हैं फिर उनकी धुलाई करते हैं। प्रोटीन लेसों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए किसका, सिरके का प्रयोग करते हैं। प्रोटीन लेसों से बने कपड़ों को, ठीक है, याद रखेंगे। तो प्रोटीन से बना कौन है, ऊन और रेशम। यहाँ पे अगर बात की जाए तो वस्तुओं का रंग नहीं निकलता। चलिए बैथोक्रोमिक डाई को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि, तो ये नाम हमने क्यों दिया है इसको, तो यहाँ पे है बीट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं वाथोक्रोमिक। ये क्या करते हैं, जो वीट होते हैं उनकी वीट की ऑक्सोक्रोमो थ्योरी को दृढ़ करते हैं।
भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रोलर प्रिंटिंग का अधिक प्रयोग किया जाता है भारतीय वस्त्र उद्योग में। तो यहाँ पे बात की जाए, इस विधि का आविष्कार सन 1785 ईस्वी में हुआ था। वास्तव में रोलर छपाई ब्लॉक या ठप्पा छपाई का ही मशीनी रूप है। इस छपाई विधि द्वारा कुछ ही घंटों में हजारों मीटर कपड़े बहुरंगी नमूनों में तैयार किए जाते हैं। जब किसी रेशे का अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उसे रेशे को कहते हैं, और यहाँ पे कहेंगे उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी। जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंगों को द्वारा रंगा जाता है तो उस रेशे को कहते हैं उभयधर्मी रेशा कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अम्लीय और क्षारीय। सल्फर रंजक है तो जल अघुलनशील रंजक, जल में जो अघुलनशील है वही सल्फर रंजक है। सल्फर रंजक जल में अघुलनशील रंजक होते हैं। सल्फर रंजक कपास, लिनन, रेयॉन तथा कृत्रिम रेशों के लिए पक्के होते हैं। ये महंगे भी होते हैं क्योंकि इन्हें पक्का करने में कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इन्हें जब हम पक्का करेंगे तो हमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। गंधक डाई मुख्यतया इनमें प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि किन में प्रयुक्त होती है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा, अगर बात की जाए तो उसमें कौन सा रहेगा राइट आंसर, क्योंकि बात किसकी है, गंधक डाई की, तो इसमें रहेगा वायु ऑक्सीकरण में। गंधक डाई मुख्यतः प्रयुक्त होती है, तो जो वायु ऑक्सीकरण में हो मुख्यतः प्रयुक्त होती है गंधक डाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेबी आज की स्लाइड यहाँ तक ही है, तो हमारी ये श्रृंखला लगभग कंप्लीट होने के उस पर थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, तो हम देखते हैं यहाँ पे अगर बात की जाए, गंधक रंजक जल में अविलय है पर कार्बन डाइसल्फाइड नामक द्रव्य में अति विलयक होते हैं। इन सल्फर रंजकों का उपयोग सूती वस्तुओं पर सोडियम सल्फाइड के जलीय विलयन में होता है। क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, तो अमूमन अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इशू नहीं होता, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एजोइक रंजक है, तो एजोइक क्या है, सल्फोनिक एसिड रंजक है। क्योंकि ये जितना भी होम साइंस का पोर्शन है उसे कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा होम साइंस प्लस जीएस रहेगा। क्योंकि आने वाली वैकेंसी आपको बता दें एलटी है प्लस जीआईसी है और प्लस आपका वीडियो है। तो आप सभी बीएड करे हुए हैं तो आपके लिए वीडियो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो ये सारी जो वैकेंसी है उनमें सब में जीएस आएगा, तो होम साइंस प्लस जीएस हम साथ लेकर चलेंगे आने वाले टाइम में। तो उनसे क्या होगा कि ये भी वैकेंसी हमसे छूटे ना, ये तैयारी पहले से करके चलनी होगी। तो चलिए एजोइक रंजक की बात की जाए तो एजोइक रंजक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सल्फोनिक एसिड रंजक। ठीक है, एजोइक डाई को नेफ्थॉल डाई भी कहते हैं। वनस्पति रेशों से बने वस्तुओं की रंगाई व छपाई नेफ्थॉल रंगों के द्वारा की जाती है। सूती वस्तुओं को रंगने के लिए पहले इसे बीटा नेफ्थॉल एवं कास्टिक सोडे के घोल में डुबोया जाता है। इसके बाद वस्त्रों को क्षारीय रंगों में रंगा जाता है। नील लगाने वाले यहाँ पे कर्मक प्रयोग किए जाते हैं, तो यह सफ़ेद कपड़ों पर, आपने देखा है नीलम सफ़ेद कपड़ों पर ही लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नील वाले पोर्शन पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कॉमन पोर्शन है। इकत व पोचमपल्ली निम्न विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। ये अवरोधक सिद्धांतों द्वारा रेशों की रंगाई है। इकत याद रखिएगा, इकत और पोचमपल्ली ये क्या है, अवरोधक सिद्धांतों द्वारा रेशों की रंगाई है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्पर्स्ड डाई है, तो ये क्या है, एसीटेट डाइस हैं। ये क्या ऐसी डाइस हैं, तो एसीटेट डाइस हैं। एसीटेट डाई का प्रयोग मूल रूप से एसीटेट को रंगने के लिए किया जाता है, जिस कारण इसके द्वारा नायलॉन, पॉलिस्टर, यहाँ पे एक्रिलिक आदि रंग रंगा जाता है। डिस्पर्स्ड डाई एसिटिक डाई कहलाते हैं। यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि होती है, तो तंतु को रंगने की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूनियन रंगाई किसको रंगने की विधि है या इसे रंगने की, तो याद रखिएगा तंतु यानी फाइबर को रंगने की विधि है। ये क्या बताती है, इसमें ताप तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा वस्तुओं की रंगाई की जाती है। यूनियन रंगाई को रंगने की विधि है, किसको, तो तंतु को, याद रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है। तो वो होती है बाटिक रंगाई। बाटिक रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि स्किनिंग, पेंटिंग, टाई एंड डाई रंगाई की एक ऐसी पद्धति है जिसमें मोम अथवा यहाँ पे बताया गया था मोम लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं, रेजिन लगाते हैं। रेजिन का प्रयोग नहीं होता, जबकि बाटिक में मोम का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, मोम का प्रयोग किस लिए करते हैं, जिससे एक्स्ट्रा भागों में कोई कलर ना जाए कपड़े पर। हमारे देश में रोलर छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था 1785 में। ठीक है, यहाँ पे हमारे देश में रोलर या बेलन में छपाई का कार्य 1785 में प्रारंभ हुआ था। छपाई, अगर प्रिंटिंग की विधियों की बात की जाए तो इन्हें इस तरह से देख सकते हैं, छपाई यानी हाथ के द्वारा और मशीन द्वारा। अगर हाथ के द्वारा छपाई की बात की जाए तो ब्लॉक छपाई या स्किनिंग छपाई दो होती हैं, ब्लॉक छपाई और स्किनिंग छपाई। और अगर बात की जाए मशीन छपाई की तो ये कितनी है, 4 है। रोलर छपाई, रंग उतारने वाली छपाई, अवरोधक छपाई और डुप्लेक्स छपाई। डुप्लेक्स कैसी छपाई है, ये वस्त्रों के दोनों ओर होती है, याद रखेंगे। एक ही सा नमूना एक ही साथ और इसमें उल्टा सीधा कपड़ा भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है किसके द्वारा, तो ये द्रवित कताई के द्वारा पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिस्टर तंतु का निर्माण अम्ल की अल्कोहल के साथ क्रिया करने से होता है। पिघले हुए पॉलीमर को हवा बंद वाली स्थिति में रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इसके स्थायित्व को प्रभावित करता है। अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह है मोम। अवरोधक छपाई के लिए मोम प्रयोग किया जाता है। वाट रंजक का उदाहरण है तो इंडिगो। इंडिगो क्या है, वाट रंजक का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर वाट रंजक उदाहरण की तो इंडिगो एक प्रकार के पौधों की पत्तियों से बनाई जाती है। इसे साधारण विधि में तैयार किया जाता है। यह वस्त्र पर मंद नीला रंग लाती है। वाट रंजकों का प्रयोग ऐसे वस्त्रों पर किया जाता है जो अधिकतर पहनने के काम में आते हैं। बस आपको याद रखना है कि वाट रंजकों का प्रयोग कैसा होता है, जो अधिकतर पहनने के काम में आते हैं। तो चलिए, ये श्रृंखला जैसे ही कंप्लीट होती है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इंडिगो किस प्रकार के रंजक का एक चिरपरिचित उदाहरण है, बहुत पूछा जाता है इंडिगो, तो याद रखिएगा वेट रंजक। ठीक है, कहीं कहीं पे वाट रंजक भी लिखा होता है। जैसे तो ये इसका हिंदी टर्म ये है वाट डाइस, याद रखेंगे। इंडिगो यानी वाट रंजक का एक वाट डाइस का एक चिर परिचित, यानी सभी लोग इसको जानते हैं। वाट रंग सेलुलोज रेशों से निर्मित वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सेलुलोज निर्मित कौन सा हो गया, ऊन और रेशम। यह रंग पक्के छड़ते हैं। वाट या वेट रंगों से कृत्रिम रेशों से बने वस्त्र भी रंगे जा सकते हैं। वेट रंग का आविष्कार कब हुआ था, तो 1800 कब हुआ था, तो 97 ईस्वी में, यानी 1897 ईस्वी में हुआ था। यह रंग सबसे पक्के, सस्ते और टिकाऊ होते हैं। इंडिगो रंग की सबसे पहला एवं प्रसिद्ध वेट रंग है। इंडिगो रंग क्या है, सबसे पहला और प्रसिद्ध वाट रंग है। यह सबसे ज़्यादा टिकाऊ और पक्का रंग है। इंडिगो याद रखिएगा, इंडिया का इंडिगो, जो बार बार धुलाई एवं धूप में पूर्णतः अप्रभावित रहता है। इसे जितनी बार चाहो उतनी बार धो लो तो भी नहीं निकलता, और जितनी बार चाहो उतनी बार धूप में पड़ा रहने दो तो भी नहीं निकलता। ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं, तो ये दोनों इनमें से कोई नहीं, ना तो बांधनी से नहीं पटोला से। ठीक है, पटोला एक प्रसिद्ध वस्त्र कलाकारी है जिसमें ताने और बाने के धागे से हाथी, नर्तकी एवं फूलों का रंग रंगा जाता है। पटोला वस्त्र गुजरात, काठियावाड़, अहमदाबाद, उड़ीसा आदि में प्रसिद्ध है। पटोला गंधक रंजक प्रयुक्त होते हैं, तो ये सूती वस्त्र के लिए गंधक रंजक प्रयुक्त होते हैं। अभी रेशमी या फिर कहें सेलुलोज के लिए हमने कौन से रंजक देखे थे, तो इंडिगो। गंधक रंजक सूती वस्त्र के लिए प्रयुक्त होते हैं। सल्फर की उपस्थिति के कारण इन्हें सल्फर रंजक भी कहते हैं, याद रखिएगा, इन्हें सल्फर रंग भी कहते हैं। इन्हें पानी में अघुलनशील होते हैं, फलन तो इन्हें घोलने के लिए क्षारीय अवकारक प्रतिक्रम का उपयोग करना पड़ता है। इससे रंग रेशों के भीतर तक प्रवेश कर पाते हैं, और सूती, लिनन, रेयॉन, जूट आदि के रेशों से बने वस्त्रों को रंगने के लिए यहाँ पे क्या है, ये रंग उपयुक्त होते हैं। यह रंग धुलाई के प्रति पक्के होते हैं, परंतु ब्लीच एवं अत्यधिक प्रकाश के संपर्क में आकर रंग फीके पड़ जाते हैं। यानी अगर धूप में अधिक डालते रहोगे तो फीके पड़ जाएंगे, अगर आप ब्लीच कर देते हो तो भी फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि सल्फर रंग महंगे होते हैं, जबकि इंडिगो कितना था, सस्ता था।
निम्नलिखित में से कौन सी छपाई की विधि नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी छपाई की नहीं है? तो बाटिक रोलर छपाई है, ब्लॉक छपाई है, स्टेंसिल छपाई है। जबकि बाटिक क्या है? बाटिक छपाई कला अत्यंत पुरानी एवं प्राचीन है। इस कला में शुभारंभ सबसे पहले सुमात्रा एवं जावा में हुआ था। बाटिक छपाई के लिए सबसे पहले वस्त्र पर नमूनों को अंकित कर लिया जाता है। नमूने के जिस भाग को सफ़ेद रखना होता है वहाँ मोम का पिघलाकर उसकी एक सतह को जहाँ पे जमा दी जाती है, यानी जहाँ पे कलर नहीं लगाना है वहाँ पे मोम लगा देते हैं। और बाटिक छपाई कहाँ पे हुई थी? तो सुमात्रा और जावा में सबसे पहले हुई थी बाटिक छपाई की शुरुआत। चलिए जहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को देख लेते हैं और मैचिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैचिंग की बात की जाए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि 5वां पॉइंट होने के कारण थोड़ी लंबी हो जाती है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसमें सी बनेगा ऑप्शन में। तो यानी पहले का क्या है? पहले का 5वां है। तो यहाँ पर अगर बात की जाएगी यहाँ पे डिस्पर्स रंजक, तो डिस्पर्स रंजक केवल पानी में थोड़ा घुलनशील व अधिकांश यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक फाइबर में फैलना है। अगर बात की जाए यहाँ पे तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा डिस्पर्स रंजक। डिस्पर्स रंजक की बात की जाए तो केवल पानी में थोड़ा घुलनशील व अधिकांश थर्मोप्लास्टिक फाइबर में फैलना है। अगर बात की जाए डायरेक्ट रंजक की तो सेलुलोज और प्रोटीन फाइबर के लिए ठोस और पानी में घुलनशील रंजक है। अगर बात की जाए एजोइक रंजक की तो रासायनिक प्रतिक्रिया से रंजक का कपड़े में विकसित होना है। अगर बात की जाए मेटेलाइज्ड रंजक की तो एसिटिक रंजक से लागू होना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएं, तो क्या है? सल्फर रंजक को प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए सल्फर रंजक यानी यहाँ पे सल्फरफ्यूरिक डाइस प्रयोग में लाया जाएगा। यह रंग कपास, लिनन तथा कृत्रिम रेशों के अनुकूल होते हैं। गंधक रंग, धुलाई, प्रकाश, पसीना सभी के लिए पक्के होते हैं। ये महंगे भी होते हैं क्योंकि इन्हें पक्का करने में कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। गंधक रंगों को अत्यधिक गर्म तापमान पर लगाया जाता है तथा घोल में क्षारीय माध्यम होने के कारण यह रेशों के भीतर तक भलीभांति प्रवेश कर पाते हैं। तो आज हमने पूरी श्रृंखला कंप्लीट कर ली है। कोशिश की कि ये कम से कम पार्टों में बने, बट में भी इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। तो 21 वाला चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है, जो किससे जुड़ा था? परसज्जा, वस्त्रों की बनावट और वस्त्रों पर कलर पेंटिंग सबसे जुड़ा था। तो आज हमारा 21 वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज श्रृंखला का, तो यानी 21 चैप्टर तो हमारे लगातार वाली श्रृंखला में अब चल रहे हैं। यानी पहले हमने बीच बीच में से करा दिए थे, अब हम लगातार चल रहे हैं। तो लगातार तक आपको 21 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी ही हम आपको अब तक जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनकी PDF प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको भी रहे कि हाँ इतने चैप्टर हम इसी बुक के पढ़ चुके हैं या रीड कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस बुक के सारे चैप्टरों को रीड कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वैकेंसी आए तो आपसे होम साइंस का पोर्शन में गलत ना हो। प्लस हम जल्दी ही GS को भी कवर कर लेंगे, तो जिससे हमारा जो नोटिफिकेशन LD का आने वाला है और GIC का आने वाला है तो उसमें हमारी तैयारी हो सके और वो हमारे किसके काम आ जाए? VO के भी काम आ जाए, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए भी GS काम आएगी। तो इसलिए हम जल्दी ही क्या करेंगे? होम साइंस प्लस GS को ऐड करते चलेंगे, जिससे कि जो 30 क्वेश्चन GS के आते हैं वो भी हमसे छूटे ना। और ये बुक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो समझ लीजिएगा हमारा पेपर का 60% पोर्शन कंप्लीट हो गया। 50% हम पहले से सही कराते हैं, जब हम बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते पेपर में तो 50 क्वेश्चन सही कराते हैं, 60 क्वेश्चन इससे सही हो जाएंगे। तो 110 का स्कोर हम लेकर चल रहे हैं। तो 110 का स्कोर जो लेकर चल रहे हैं वही हमारी परीक्षा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।